ओके, आज के क्लास में अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं उसके लिए अपने को थोड़ा सा किडनी के ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी समझना जरूरी है। ठीक है, मैं जो अभी ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी पढ़ने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ तुम लोगों को, वो अपने को नीट तो छोड़ दो, एम्स लेवल में, जिपमर लेवल में, किसी भी एग्जाम में, केवीपीवाई में कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा, कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल अपने को वो सब डिटेल्स, वो सब नाम याद नहीं रखने हैं, उसका टेंशन नहीं पालना है। ठीक है, लेकिन जो चीज मेरे को तुमको समझानी है वो चीज समझाने के लिए एनाटॉमी पता रही तो बेटर रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी किसी चीज का टेंशन मत लो। ठीक है, बस उस चीज के लिए मैं ये बता रहा हूँ। बिल्कुल इसको रट्टा नहीं मारेगा कोई। हाँ, लिखना है अपने नोट्स में लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम में वो नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। तो रीनल वैस्कुलेचर, ईच किडनी इज सप्लाइड विथ ब्लड बाय अ मेन रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी तो पता ही है अपने को, जो हाइलम से अंदर घुसती है, विच अराइजेस फ्रॉम द एओर्टा एट द लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा। बिल्कुल भी याद नहीं रखने का है। इट यूजुअली डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स एट द हाइलम। देखो, ये रीनल आर्टरी आई, ये मैंने डायग्राम पिछले बार भी दिखाया था, ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी, ये है ना, और ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी। ये एंटीरियर डिवीजन बुक के इस तरफ आएगा, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये बुक के अंदर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? वेयरएस एंटीरियर डिवीजन जो है वो बाहर आएगा, पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो अंदर जाएगा, पीछे जाएगा। पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर, है ना। तो ये एंटीरियर डिवीजन है रीनल आर्टरी का, ठीक है, और ये पोस्टीरियर डिवीजन है, पीछे वाला। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर, ऐसे दो पार्ट्स में कहां पर डिवाइड हुई? तो हाइलम के पास डिवाइड हुई। बराबर है। Occasionally these divisions may even arise directly from the aorta। मतलब एओर्टा से जब रीनल आर्टरी तैयार होगी, डिवाइड होते होते, तभी के तभी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। वो सब में अपने को टेंशन, वो सब में अपने को दिमाग नहीं लगाने का, छोड़ो। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स डिवाइड इनटू सेगमेंटल ब्रांचेस फ्रॉम विच इंटरलोबार आर्टरीज अराइज विच कोर्स मतलब घुसते हैं बिटवीन द लोब्स। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर से क्या बनेगा? सेगमेंटल ब्रांचेस, और उससे क्या बनेगा? इंटरलोबर आर्टरीज। एक बार देख लेंगे। सबसे पहले रहेगा सेगमेंटल, है ना। तो देखो, ये जो एंटीरियर आर्टरी थी रीनल आर्टरी का डिवीजन, वो डिवाइड हुआ ये इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी में, ये इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो कहां पर थे अपन? हाँ, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स डिवाइड इनटू सेगमेंटल ब्रांचेस फ्रॉम विच इंटरलोबार आर्टरीज अराइज विच कोर्स बिटवीन द लोब्स। तो सेगमेंटल ब्रांचेस अपने को दिख गई। अब सेगमेंटल ब्रांचेस को फर्दर देखेंगे अपन। ये इंटरलोबार आर्टरी, ये सब अपने को बिल्कुल भी याद नहीं रखने का है। ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं रखने का है, नाम याद नहीं रखने के, बस क्या चल रहा है वो समझो। रीनल आर्टरी आई, है ना, ये इससे पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन ऐसा डिवाइड हुआ। बराबर है। पोस्टीरियर डिवीजन जो था वो ये सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो गया, एंटीरियर डिवीजन जो था वो भी सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो गया, है ना। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरी है, ये सेगमेंटल आर्टरी फर्दर यहाँ पर देखो और दो डिविजन दिख रहे हैं ऐसे, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है ना। तो इसको बोलेंगे इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है, फिर
which lie in the cortex perpendicular to the capsular surface in the part overlying the pyramids and therefore are also called as straight arteries. Sorry, मैंने कुछ skip कर दिया. Sorry. From which interlobar arteries arise, which course between the lobes, है ना. Along their course मतलब उनके रास्ते में they give off the arcuate arteries which arc between the cortex and medulla. ठीक है, मतलब सबसे पहले रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी डिवाइड हुई एंटीरियर और पोस्टीरियर में, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड हुए सेगमेंटल में, बराबर है. सेगमेंटल किस में डिवाइड हुआ? आर्क्यूएट में, है ना. सेगमेंटल डिवाइड हुआ आर्क्यूएट में, सॉरी सेगमेंटल डिवाइड हुआ लोबर में, लोबर डिवाइड हुआ आर्क्यूएट में. देखो रीनल आर्टरी आया, पोस्टीरियर, एंटीरियर. क्या सर एग्जाम में नहीं आने वाला है तो ये सब क्यों बता रहे हो? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? छोड़ो ना टर्म्स को, तुम बस ब्रांचेस समझो. ये आया, इधर एक ब्रांच गई, इधर एक ब्रांच गई, नाम छोड़ो. ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर वो डिवाइड हुआ इनटू सेगमेंटल, फिर सेगमेंटल वाला फर्दर डिवाइड हुआ इनटू इंटरलोबर, इंटरलोबर वाला फर्दर डिवाइड हुआ ऐसा जाके इनटू आर्क्यूएट. ठीक है, और आर्क्यूएट वाला फर्दर डिवाइड होगा इनटू इंटरलोब्यूलर और स्ट्रेट आर्टरी. ठीक है, The arcuate arteries in turn give off interlobular arteries which lie in the cortex perpendicular to the capsular surface in the part overlying the pyramid, also called as straight artery. छोड़ो, it is from the interlobular arteries, interlobular मतलब straight arteries. ठीक है, ये सबसे लास्ट, सबसे पहले रीनल आर्टरी, फिर उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंटल आर्टरीज, segmental artery further divided into interlobar artery, interlobar arteries further divided into arcuate artery, arcuate arteries further divided into interlobular also called as straight artery. ठीक है, also called as straight artery. ठीक है, it is from the interlobular और straight arteries मतलब लास्ट वाला जो सबसे पतला वाला डिवीजन है उससे क्या तैयार होगा, दैट द एफरेंट आर्टेरियोल्स टेक देयर ओरिजिन, ईच वन सप्लाइंग अ सिंगल ग्लोमेरुलस. ऑफ कोर्स ये तो अपने को पता ही है. फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इमर्ज द इफरेंट आर्टेरियोल्स. अप टू दिस स्टेज द आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स आर एंड वेसल्स. छोड़ दो, द इफरेंट आर्टेरियोल्स लिविंग द ग्लोमेरुलस सप्लाई पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस. ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो, आगे का टेंशन मत लो. ठीक है, सप्लाई पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस. ठीक है, प्लेक्सस यानी ब्लड वेसल्स का जंक्शन, है ना. सॉरी प्लेक्सस यानी इसका न्यूरॉन्स का जंक्शन, साइनस यानी ब्लड वेसल्स का जंक्शन. ठीक है, तो वो सब टेंशन मत लो. मुद्दा ये है कि रीनल आर्टरी आई, डिवाइड हुई इनटू अपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स में, उसके बाद डिवाइड हुई फर्दर इनटू सेगमेंटल आर्टरीज में, सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर डिवाइड हुई इनटू इंटरलोबर आर्टरीज में, इंटरलोबर आर्टरीज डिवाइड हुई इनटू आर्क्यूएट आर्टरीज, आर्क्यूएट आर्टरीज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरलोब्यूलर और स्ट्रेट आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर और स्ट्रेट आर्टरीज फर्दर डिवाइडेड इनटू एफरेंट आर्टेरियोल. फिर एफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज में डिवाइड हुआ जिसको अपन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं, और फिर वो फ्यूज होकर इफरेंट आर्टेरियोल बन के बोमन्स कैप्सूल में से बाहर निकल गया. ये अपने को पता है ना. ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर ये वर्ड भी छोड़ दो, जक्स्टा ग्लोमेरुलरी वर्ड भी छोड़ दो. द ग्लोमेरुलाई हाउएवर गिव ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल वेसल्स कॉल्ड वासा रेक्टा विच डिसेंड यानी अंदर घुसते हैं, नीचे जाते हैं, टू द इनर मेडुला सप्लाइंग द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एंड एन एस्टोमोज. एन एस्टोमोज मतलब ब्रांचिंग होते जाना, जैसे नदी का ब्रांचिंग होते जाता है ना, ट्रिब्यूटरीज वगैरह तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या एक किसी डाइकॉट ट्री के जो ब्रांचेस रहते हैं ना, कि एक मेन ब्रांच स्टेम है और फिर उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलते जा रही है. तो ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा जो शेप रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे शेप को बोला जाता है एन एस्टोमोजिंग. ठीक है, तो एन एस्टोमोज होते हैं एट ऑल लेवल्स थ्रू आउट द मेडुला with the ascending vasa recta,
थ्रू आउट द मेड्यूला विथ द असेंडिंग वासा रेक्टा। ये क्या चक्कर है समझ में आएगा, डो नॉट वरी। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो कि ग्लोमेरुला क्या करते हैं, कुछ पैरेलल वेसल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं वासा रेक्टा, जो अंदर घुस के लूप ऑफ हेनले को और कलेक्टिंग डक्ट्स को, क्योंकि देखो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये सब चीजें ऊपर की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ क्या रहेगा, हेनलेस लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में है एंड बोमन्स कैप्सूल मतलब मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी ये चीजें कॉर्टेक्स में है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, एमटीजी में वगैरह है भी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो वासा रेक्टा, वासा यानी वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो वासा रेक्टा क्या करेंगे, वासा रेक्टा एक ब्रांच रहेगी, किसकी ब्रांच रहेगी, ये इसकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस की, जो ब्रांच इनर मेड्यूला में जाकर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स को ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर वहां से जो ऑक्सीजन है उस जो CO2 है उस CO2 को उठाकर कहां से, हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट से, फिर वो क्या करेंगे उस CO2 को, दीज ड्रेन इनटू आर्क्यूएट वेन्स एंड देन इनटू द वेन्स दैट अकम्पनी द करस्पॉन्डिंग आर्टरीज एंड फाइनली थ्रू अ सिंगल रीनल वेन इनटू द इंफीरियर वेना कवा। जैसे इसका आर्टरीज का ब्रांचिंग है वैसे वेन्स भी फ्यूज हो के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे आर्क्यूएट आर्टरी है वैसे आर्क्यूएट वेन रहेगा। इधर ये छोटा छोटा होते जा रहा है, वेन्स में अपने को बड़ा बड़ा की तरफ जाते जाना पड़ेगा। पहले कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज फ्यूज होकर बनेगा वेन्यूल, फिर वेन्यूल फ्यूज होकर बनेगा आर्क्यूएट वेन, है ना। आर्क्यूएट वेन्स फ्यूज होकर इंटरलोबार वेन्स बनेंगे, इंटरलोबार वेन्स फ्यूज होकर ये सेगमेंटल वेन्स बनेंगे, सेगमेंटल वेन्स फ्यूज होकर दो डिविजन्स बनेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स फ्यूज होकर फाइनली रीनल वेन बन जाएगा। तो जैसा आर्टरीज का है वैसा ही वेन का भी है, बस उसका जो रास्ता है वो अपोजिट रहेगा। इसमें अपन हार्ट से किडनी तक बोलेंगे, आर्टरी की बात करेंगे तो, और वेन की बात करेंगे तो किडनी से हार्ट के तरफ, ऐसा देखेंगे। रास्ता बस उल्टा रहेगा, बाकी सब कुछ ब्रांचिंग वगैरह सब कुछ वैसा ही रहने वाला है ना। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि नॉर्मल जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसके अलावा ये देखो, ये आया ये आर्क्यूएट आर्टरी, ठीक है। आर्क्यूएट आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है किसमें, देखो आर्क्यूएट आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी में। तो ये एक इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ये दूसरी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, उसमें से एक इंटरलोब्यूलर आर्टरी आर्टीरियोल बनाकर, एफरेंट आर्टीरियोल बनाकर बोमन्स कैप्सूल में घुसा। फिर आर्टीरियोल फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज फ्यूज होके वेन्स बन के बाहर नहीं निकला है वो, क्योंकि उसने ऑक्सीजन दिया है और CO2 उठाने वाला है ऐसी बात नहीं है ना। वो बस वहां पर प्रेशर जनरेट करने के लिए गया था, फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये आने वाला भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जाने वाला भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, तो ये भी आर्टीरियोल ही रहेगा, बस ये इफरेंट आर्टीरियोल रहेगा। और अब ये डिवाइड होगा इनटू कैपिलरीज और फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा। देखो बच्चों, सिंपल एक चीज बता रहा हूं, मुद्दे को समझो। किडनी के पास जो ब्लड आएगा, किडनी के पास जो भी ब्लड आएगा उस ब्लड के दो फंक्शंस रहेंगे। एक तो उस ब्लड में जो यूरिया है उसको फिल्टर आउट कर देना, रादर ये ब्लड का फंक्शन नहीं है, ये किडनी का फंक्शन है। पर ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालने के लिए ब्लड को किडनी के पास तो भेजना ही पड़ेगा, वो तो किडनी का फंक्शन हो गया, है ना। देखो सीधी सीधी बात है कि अपने को जो करेंसी मिलती है, 10 की नोट, 20 की नोट, 200 की नोट, 100 की नोट, जो भी नोट अपने देश में चलते हैं, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि ये नोट अपने को पेड़ पे तो उगते नहीं है, ये बनाने की मिंटिंग इंडस्ट्री रहती है, उसको मिंटिंग बोलते हैं। कॉइन्स वगैरह जो रहते हैं उनको मिंट करते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, तो उसकी एक इंडस्ट्री रहती है, ठीक है, जहां पर कॉइन्स बनते हैं। तो वो इंडस्ट्री में रोबोट्स तो काम नहीं करते हैं, उस इंडस्ट्री में ह्यूमन बीइंग्स ही काम करते हैं। वो जो मिंटिंग इंडस्ट्री रहती है, मतलब वो गवर्नमेंट ही चलाती है, जहां कहीं भी, मेरे को पता नहीं कहां पर बनते हैं नोट्स वगैरह,
पता रहना चाहिए एक्चुअली, जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन में आ सकता है एम्स में वगैरह। अभी एम्स की एग्जाम तो खत्म हो गई, पता नहीं पैटर्न वगैरह चेंज होगा, तो ये सब बहुत जनरल नॉलेज है, देख लेना एक बार, मैं भी देख लूंगा गूगल पे कि कहाँ पर बनते हैं नोट, ठीक है। और रिजर्व बैंक मत सोचना, रिजर्व बैंक में नहीं बनते हैं। रिजर्व बैंक इज क्या कहेंगे अपन उसको, स्टोरेज करके रखते हैं वहां पर एक्सेस मनी को। तो जब देश संकट में आ जाता है इकोनॉमिकली, तो फिर उसमें से एक्स्ट्रा एक्सेस मनी को मार्केट में लाया जाता है। रिजर्व बैंक का वो काम है, रिजर्व मनी रखता है वो, ठीक है। जैसे रिजर्व ब्लड लीवर में रहता है वैसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिजर्व बैंक में पैसे तैयार होते हैं। लीवर में ब्लड तैयार नहीं होता है, ब्लड बोन मैरो में तैयार होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, है ना। लीवर बस उसको एक्सेस ब्लड को स्टोर कर रखता है, ब्लड बैंक है लीवर, तो वैसा है रिजर्व बैंक। तो जो भी है, मुद्दा मेरा ये है कि जो भी मनी मिंटिंग होती है, कॉइन्स या नोट जो भी बनते हैं अपने देश में, तो वो जहां पर भी बनते होंगे उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में ह्यूमन बींग्स ही काम करते हैं ना, वहां पर लेबरर्स रहेंगे, वहां पर भी एक मैनेजर रहेगा, ठीक है, जो सैलरीज वगैरह देगा। वो मैनेजर का भी कोई बॉस रहेगा, ठीक है। जैसा नॉर्मल एक कंपनी में लोग रहते हैं, अलग अलग पोजीशंस रहते हैं, कोई मैनेजर रहता है, कोई कमर्शियल मैनेजर रहता है, कोई डिप्टी मैनेजर रहता है, लेबरर्स रहते हैं, फिर अकाउंटेंट्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, वहाँ पर जो मशीन्स है वो नोट बनाने वाली, उसको सब ठीक ठाक करने के लिए, उसको बनाने के लिए अगेन इंजीनियर्स रहेंगे। अलग अलग प्रकार के जॉब्स वहाँ पर भी रहेंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो वो इंडस्ट्री में पैसे तैयार हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों को सैलरी देने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ घर जाते जाते जो भी कॉइन तुमने बनाया है उसको जेब में भर के जाने का, रे सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कर सकते क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उनको भी सैलरी देनी ही पड़ेगी ना, उन्होंने ही बनाए हैं वो नोट, उन्होंने ही बनाए हैं कॉइन्स, फिर भी उनको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी ना, बराबर है ना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। तो मेरा मुद्दा ये है कि ब्लड जाता है किडनी के पास प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई ना कौन सा वाला प्यूरिफाई? लंग्स वाला प्यूरिफाई नहीं। लंग्स वाले प्यूरिफाई में तो ऑक्सीजन निकालकर CO2 भरा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यूरिया निकाला जा रहा है। ये सॉलिड पार्टिकल्स का प्यूरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, सल्यूट्स का वगैरह। ऑक्सीजन CO2 वाले प्यूरिफिकेशन की बात नहीं चल रही, उसके लिए लंग्स है। ये यूरिया वाला जो भी जहरीले चीजें हैं ब्लड में, अनवांटेड आयंस, छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स, वो सब निकालने के लिए किडनी के पास भेज रहे हैं अपन। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते ना किडनी को कि तेरे को काम के लिए हम भेज ही रहे ना ब्लड, उसमें से निकाल लेना थोड़ा सा ऑक्सीजन, भर लेना अपने जेब में, अलग से काय को चाहिए तेरे को। ऐसा नहीं कर सकते ना यार अपन, नॉट पॉसिबल। जैसे वो कॉइन तैयार करने वाली कंपनी के लोगों को भी वो सैलरी देनी ही पड़ेगी, उनको भी भूख लगती है, उनको भी खाना खरीदना पड़ता है, उनको भी पैसे लगते हैं, उनके भी घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अपन उनको ये नहीं बोलते कि जेब में भर के लेके जाओ कॉइन, रोज ऑफिस छूटने के बाद कॉइन भर के ले जाने का जेब में, क्या कोई सैलरी लगती तुम लोगों को? ऐसा नहीं कर सकते अपन, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी। वैसे ही किडनी को अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तेरे को प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड भेज ही रहे ना, वो एफरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस वगैरह उसमें उसके वो ब्लड में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा उसको निकाल लेना, देख लेना अपना। नो 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 नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट हेनलेस लूप, व्हाट अबाउट कलेक्टिंग डक्ट, व्हाट अबाउट PCT, व्हाट अबाउट DCT, है ना। और भी कितने प्रकार के सेल्स है, वो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, उसके उसमें भी तो सेल्स है। रीनल कैप्सूल, उसमें भी तो सेल्स है। कोई नॉन लिविंग चीज से बना हुआ थोड़ी है अपने बॉडी का कोई पार्ट, प्लास्टिक से बना दिया रीनल कैप्सूल, नो। हर चीज में सेल्स है, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड जो किडनी के पास जा रहा है वो बॉडी का काम करने के लिए तो जा रहा ही है, प्यूरिफाई होने के लिए तो जा ही रहा है, लेकिन किडनी के सेल्स को भी सैलरी देनी पड़ेगी, किडनी के सेल्स को भी ऑक्सीजन देना पड़ेगा। दोनों चीजें अपने को करनी पड़ेगी, बराबर है। तो मेरा मुद्दा ये है कि ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल जो कैपिलरीज में स्प्लिट हो रहा है, ये यहाँ पर किडनीज के सेल्स को सैलरी देने के लिए, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए नहीं हो रहा है। नो,
ये वाला डिवीजन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? प्यूरिफिकेशन के लिए, जिस काम के लिए किडनी तैयार हुई है ना, जिस काम के लिए किडनी तैयार हुई है उस काम के लिए ये वाला ब्लड है। पर किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, किडनी के सेल्स को सैलरी देनी पड़ेगी। तो अभी तक इसका ऑक्सीजन निकालकर इसमें CO2 नहीं भरा गया है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बस इसमें यूरिया था, इसमें यूरिया नहीं है, दैट्स इट। ऑक्सीजन और CO2 का कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन यहाँ पर ये पोडोसाइट्स ने वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, थोड़ा तो करते ही होंगे नो डाउट, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कितना रहता है आर्टरीज में ऑक्सीजन, प्यूरिफाइड ब्लड में ऑक्सीजन? आई गेस 95 mm ऑफ Hg रहता है ना। तो इसमें भी 95 mm ऑफ Hg रहेगा, इसमें भी 95 mm ऑफ Hg रहेगा। थोड़ा बहुत पोडोसाइट्स ने निकालने का, अगर 95 की जगह 94 हो सकता है, 93 हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। बेसिकली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। मेरा कहने का मुद्दा ये है, प्यूरिफाई यहाँ पर जो हुआ है वो यूरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं निकाला गया है उसमें से। और यहाँ से जो ब्लड इफरेंट आर्टीरियोल ही है, वेन्यूल नहीं है, ऑक्सीजन ही है उसमें। अब ये आर्टीरियोल जब कैपिलरीज में डिवाइड होगा, अब ये जो कैपिलरीज रहेगी ना, ये कैपिलरीज प्यूरिफिकेशन मतलब यूरिया को निकालने के लिए नहीं रहेगी, वो काम हो चुका है ऑलरेडी। अब ये किडनी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रहेगी। तो अब ये कैपिलरीज, अब ये इन्होंने तो ऐसा साइड में बनाया है कैपिलरीज, क्योंकि अपने को इजी वाला डायग्राम दिखा रहा है एक्सप्लेनेशन के लिए। रियलिटी में ऐसा साइड में थोड़ी बनाएंगे। ये कैपिलरीज से पीसीटी को, डीसीटी को, बाकी पोर्शन को ब्लड सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, CO2 उठा लेंगे, और फिर वो कैपिलरीज जब मर्ज होंगे तो देखो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू नहीं होता है। हाँ, ब्लू कलर बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। तो इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये देखो, ये वेन्यूल बन गया, कैपिलरीज फ्यूज होके ऐसे बहुत सारे वेन्यूल्स आकर फ्यूज होकर आर्क्यूएट वेन बनेगी। फिर आर्क्यूएट वेन के बाद तुमको पता ही है उल्टा 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 जाने का है। आर्क्यूएट वेन के बाद इंटरलोबर वेन है ना, फिर सेगमेंटल वेन, फिर डिविजनल वेन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ वेन, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ वेन, और फिर वो फ्यूज होके फाइनली रीनल वेन। फिर रीनल वेन जाके मर्ज हो जाएगी इंफीरियर वेना कावा के साथ। रीनल वेन जाके मर्ज हो जाएगी इंफीरियर वेना कावा के साथ, और फिर राइट एट्रियम में चले जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये नॉर्मल जैसा हर ऑर्गन के साथ होता है, ये वो वाला ब्लड फ्लो है। वेरएज ये वाला स्पेशली किडनी, जिसके लिए तैयारी, जिसके लिए किडनी नाम के ऑर्गन को किया गया है, किडनी नाम का ऑर्गन एग्जिस्ट ही जिस रीजन के लिए करता है, ये वाला जो कैपिलरी डिवीजन है वो उस रीजन के लिए है। नेटवर्क बनाना कैपिलरीज का, प्रेशर बनाकर यूरिया को बाहर निकालना। वेरएज ये वाला जो कैपिलरी बेड है, ये वाला जो कैपिलरी नेटवर्क है, ये इसको प्लेक्सस क्यों बोला है आई डोंट नो, ठीक है, देखना पड़ेगा, मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको प्लेक्सस क्यों बोला है, ठीक है। मुद्दा है कि ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है ये किस लिए, ये प्यूरी वो यूरिया निकालने के लिए नहीं है, ये सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए है। और फिर फ्यूज होके वेन्यूल बनेगा, बाकी जैसे बाकी ऑर्गन्स में होता है वैसे। तो इससे एक ब्रांच ऐसे निकल रही है, देखो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस है, इससे एक ब्रांच ऐसे निकल रही है, ये देखो, और इसको बोला गया है वासा रेक्टा, इसको बोला गया है वासा रेक्टा, जो क्या करेगी, लूप ऑफ फेनले को और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ब्लड सप्लाई करेगी। सर ये वासा रेक्टा इसको कैसे ब्लड सप्लाई करेगा, तो इसके पास भी नहीं है। अरे अपने को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे इन्होंने साइड में बनाया है डायग्राम, ऐसा ऐसा वो साइड में घुसेगा क्या, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा इधर ही रहेगा वो, ऐसा इधर ही रहेगा वो, इसके अराउंड ही रहेगा। ये तो अपने को बताने के लिए दिखाया है उसने, पूरा इधर ऐसा कचरा करके पूरा कैपिलरीज बनाएंगे तो अपने को क्या समझ में आएगा। ये तो अपने को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ऐसा डायग्राम बना के दिखाया है। ऐसा मत सोचना कि ऐसा लूप ऑफ फेनले के बाजू में वासा रेक्टा अलग से एक लूप रहता है, फिर क्या मतलब है, फिर ये इसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो फिर इसमें से इसको ऑक्सीजन देना और CO2 निकाल लेना, फिर वो काम ही कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। बस ये वासा रेक्टा क्या है, कैसा रहता है, समझाने के लिए ये डायग्राम है, ठीक है। एक बार फिर से ये पढ़ता हूं मैं,
द ग्लोमेरुलाई हाउएवर गिव ऑफ अ सीरीज ऑफ, उसके भी पहले एक सेकंड ना, it is from the interlobular arteries that the afferent arterioles take their origin, each one supplying a single glomerulus. एक afferent arteriole एक ही glomerulus में घुसता है ना. From the glomerulus emerges रहना चाहिए, emerges the afferent arteriole. ठीक है, अच्छा arterioles है, ठीक है, emerge ठीक है, emerge the afferent arterioles. Up to this stage the arteries and arterioles are end vessels. The efferent arterioles leaving the glomerulus supply peritubular capillary which anastomoses ऐसा डिवाइड होना है ना. ये आया 1 2 3 4 5, इसको अनएस्टोमोजिंग बोलेंगे. ठीक है. The juxtamedullary glomeruli however give off a series of पैरेलल वेसल्स. फिलहाल के लिए जक्स्टा मेडुलरी को, इस वर्ड को टेंशन मत लो इसका, फिलहाल के लिए. ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं जक्स्टा मेडुलरी का क्या मतलब है. गिव ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल वेसल्स कॉल्ड वासा रेक्टा विच डिसेंड टू द इनर मेडुला सप्लाइंग द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एंड एनास्टोमोज एट ऑल लेवल्स थ्रू आउट द मेडुला विद द असेंडिंग वासा रेक्टा. These drain into arcuate veins and then into the veins that accompany the corresponding arteries. ठीक है, तो वासा रेक्टा क्या चक्कर है और कहाँ से निकलता है, ये कंसेप्ट अपनी क्लियर रहनी चाहिए. ये वासा रेक्टा, ये जो है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का. देखो ऐसा आया, ये ऐसा नीचे जाएगा, और ये जो है ये असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का. समझ में आ रहा है. O2 सप्लाई करेगा, CO2 ले लेगा, और फिर जब ये इससे बनी हुई कैपिलरीज फ्यूज होकर वेन्यूल बनेंगे तो उसमें CO2 ज्यादा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा रहेगा. ठीक है, सिंपल सी कंसेप्ट है. बस इतना अपने को याद रखने का है कि वासा रेक्टा क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वासा रेक्टा क्या है समझे बिना आगे की कंसेप्ट नहीं समझेगी, इसलिए इतना अच्छे से अपने को समझ लेना है. अब देखते हैं कि इस वासा रेक्टा का एक्चुअल में क्या यूज है, ये क्यों पता रहना चाहिए, मैं कौन सी कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और उसके लिए अपने को वासा रेक्टा क्यों पता रहना चाहिए. ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि अपने बॉडी में, अपने किडनी में गजब की चीज होती है, खतरनाक चीज इवॉल्व की है इवोल्यूशन ने. उसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट, काउंटर यानी अपोजिट, करंट यानी फ्लो. इलेक्ट्रिक करंट रहता है ना, करंट यानी फ्लो. वाटर करंट बोलते हैं अपन नदी में कि द वाटर करंट इज टू फास्ट, डू नॉट एंटर द रिवर, यू विल बी फ्लोन विद द वाटर, ऐसा बोलते हैं ना अपन. करंट मतलब फ्लो. ठीक है, काउंटर यानी अपोजिट, काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. अब ये है अपना बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल के बाद है पीसीटी. पीसीटी के बाद है हेनलेज लूप. मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ये देखो नीचे घुस रहा है ना, तो इसको अपन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप बोलेंगे. ये डिसेंडिंग लिम्ब रहेगा. मैंने तुमको बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप से सिर्फ वाटर निकलता है ना, इसलिए वो विस्कस होते जाता है, गाढ़ा होते जाएगा, इसलिए तो फिर वो पतला हो जाता है. और असेंडिंग लिम्ब जो है हेनलेज लूप का, तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ NaCl निकलता है, वाटर नहीं निकलता है, सिर्फ NaCl निकलता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये वाटर क्यों बाहर निकल रहा है. तो ये वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ पे जो सेल्स है ना डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप की, वो इस प्रकार की है कि उनमें वाटर के चैनल्स है, वाटर के ट्रांसपोर्ट चैनल्स है, तो वो वाटर को बाहर निकालने की परमिशन दे सकते हैं. और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप की जो सेल्स है
उनमें सिर्फ NaCl ट्रांसपोर्टेशन के चैनल्स है, उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट के चैनल्स नहीं है, तो इसमें से पानी नहीं निकल सकता, इसमें से सिर्फ NaCl निकलेगा। सिंपल सी कंसेप्ट है। तो अपन ने तो सेल्स को सिर्फ, देखो मैंने कैसा बनाया, ये पतला है और ये मोटा है, ये गलत है, ये मेरे को जमता नहीं है बनाना, इसलिए ऐसा है। ये मैं इसको थिन तो कर देता हूँ, लेकिन इसको वापस थिक बनाते वक्त इसके थिकनेस से हमेशा वो ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा थिक नहीं है, ठीक है। इसका जितना थिकनेस है थिक लिम का, उतना ही थिकनेस ये वाले थिक लिम का है, तो याद रखना। एनीवेज, तो मुद्दा ये है मेरा कि H2O जो बाहर निकलेगा उसको अपन सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई साहब तेरे को बाहर निकलने के लिए हमने चैनल्स बना के रखे हैं, तेरे को बाहर निकलना है तो निकल, लेकिन अपन एनर्जी खर्च करके उसको कुछ निकाल नहीं रहे बाहर। तो वो सिर्फ इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर का और इसमें कंसंट्रेशन कम है वाटर का, बस उसको बाहर निकलने के लिए अपन सप्लाई दे रहे हैं किसका, तो प्रोटीन्स का, जो वाटर के ट्रांसपोर्ट को परमिट करते हैं। ऐसे प्रोटीन जो वाटर के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं, अपन बस ऐसे प्रोटीन्स यहाँ पर बना के रखे हैं अपन ने, बाकी अपन कुछ नहीं कर रहे। बाकी जो कर रहा है वो फिजिक्स कर रहा है कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये जो रीजन है ये, इसको अपन बोलेंगे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूला में है ना ये पोर्शन, ये पोर्शन कॉर्टेक्स में है, ये बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये कॉर्टेक्स में। वेयर एज लूप ऑफ एनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मेड्यूला में है। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बोलेंगे अपन इसको। दो स्ट्रैंड्स ऑफ लूप ऑफ एनले या लूप ऑफ एनले और सीटी के बीच की जो भी जगह है, इंटरस्टिशियम, इंटर यानी बीच में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पानी का कंसंट्रेशन कम है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इसलिए बस पानी इधर से इधर बाहर निकल रहा है, दैट्स इट। इसलिए नहीं बाहर निकल रहा है क्योंकि अपन उसको पंप कर रहे हैं बाहर, कुछ एनर्जी कर, नो नो नो, सिंपल फिजिक्स है। एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट्स इट, है ना। तो वो डिफ्यूजन के कारण ही बाहर निकल रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, आई अग्री, क्योंकि अपन ने उसको चैनल्स भी दिए, प्रोटीन चैनल्स बाहर निकलने के लिए दरवाजा दिया है ना। तो इसमें क्या होते जाएगा, पानी बाहर होते जाएगा, पानी बाहर चल जाते जाएगा तो फिल्ट्रेट, जो इसके अंदर का फिल्ट्रेट है उसका सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, पानी कम होने लगेगा और सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है क्या, नहीं। इसमें अगर 1000 NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहां तक पहुंचते पहुंचते भी 1000 ही NaCl के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, NaCl के मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन लेकिन इनका बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब सॉल्वेंट जो है वो कम होते जा रहा है। समझ में आ रहा है, सॉल्वेंट जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है, लेकिन सल्यूट उतना ही है। तो अपन बोलेंगे कि सल्यूट का कंसंट्रेशन अभी बढ़ रहा है, अपन बोलेंगे कि सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो विस्कस होते जाएगा, इसलिए ये थिन होते जाएगा, है ना। और फिर बाय द टाइम द फ्लूइड एंटर्स, विस्कस फ्लूइड एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, तो अब इसके अंदर वाटर बहुत कम रहेगा, NaCl ज्यादा रहेगा। इधर ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में NaCl कम रहेगा और इसके अंदर NaCl ज्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, अमाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जो वाटर बॉटल है जिसमें तुम पानी पीते हो, है ना, इंस्टीट्यूट में लाते हो जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे घर में फ्रिज में जो बॉटल्स है, हमारे घर में मटके में जो पानी है, उसमें से एक बॉटल ले लो और उस एक बॉटल में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि पैसिफिक ओशन में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बताओ। ऑफकोर्स पैसिफिक ओशन में ज्यादा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ऑफकोर्स बॉटल में ज्यादा है,
क्योंकि मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने बोला पानी का कंसंट्रेशन, पानी का वॉल्यूम पूछा क्या मैंने। पैसिफिक ओशन इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ, तो पैसिफिक ओशन में जितना वॉल्यूम है ना पानी का, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कहीं पर अवेलेबल हो ही नहीं सकता। वॉल्यूम की बात अगर करोगे तो पैसिफिक ओशन को कोई हरा ही नहीं सकता वॉल्यूम में, लेकिन कंसंट्रेशन की बात अगर करोगे तो तुम्हारा जो बॉटल है, वाटर बॉटल, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। कंसंट्रेशन है ना 1 ml या 1 ड्रॉप या 1 लीटर, कुछ भी एक यूनिट डिसाइड करके उतने यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो पैसिफिक ओशन में सॉल्ट डिजॉल्व होने के कारण अगर 1 ml तुम वाटर लोगे पैसिफिक ओशन का, तो उसमें तुमको सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम दिखेंगे। कंसंट्रेशन पैसिफिक ओशन का कम रहेगा वाटर का, वॉल्यूम कितना भी ज्यादा रहे डजेंट मैटर। मैंने तुमको पहले भी बताया है कि बायोलॉजी में वॉल्यूम गिल्यूम से मतलब ही नहीं है कुछ, भाड़ में गया वॉल्यूम। मैटर क्या करता है, मैटर करता है कंसंट्रेशन, परसेंटेज। और इसीलिए वो 3rd क्लास चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया तो उनको भी समझ जाना चाहिए। ये इजी चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलॉजी एकदम बकवास, एकदम इजी चैप्टर है, हट, बहुत ही इजी है दोनों चैप्टर्स, पर अपने को समझते नहीं, अपन पागल हो जाते हैं। बच्चों को देखता हूं मैं हर साल ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के नाम पे पूरा चीरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की कंसेप्ट नहीं समझती है। वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, ये इतनी बेसिक चीजें हैं जो 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है पहली बार, लेकिन अपने को मैथ्स न आने के कारण अपने को इतनी बेसिक कंसेप्ट नहीं समझती है और ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन डिफिकल्ट जाता है। एकदम फालतू कंसेप्ट है, एकदम ईजी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन, नॉट अबाउट द वॉल्यूम। यहाँ पे H2O निकलते जाएगा तो इधर का H2O का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, NaCl का बढ़ते जाएगा। तो बाय द टाइम इट एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप, NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ चुका रहेगा और NaCl के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में से NaCl बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, अब तुम लोग क्या टाइम पास करते हैं सर। पहले H2O बाहर निकाला, कंसंट्रेशन बढ़ाया सल्यूट का, विस्कस बनाया उसको, और फिर NaCl बाहर निकाल लिया, तो फिर से फ्लूइड हो गया, फिर से देखो थिक हो गया कि नहीं। तो परसेंटेज तो एज इट इज रहा ना, परसेंटेज तो एज इट इज रहा ना। सपोज लेट अस अज्यूम कि कोई भी एक रैंडम नंबर लेता हूं, चलो मेरी बर्थ डेट 8 तारीख की है तो 8 लेता हूं। सपोज 8% है। 8% मतलब क्या हुआ, 8% हुआ मतलब हुआ कि टोटल अगर 100 ml ऑफ वाटर रहा, 100 ml ऑफ वाटर अगर रहा तो उसमें से 8 ग्राम NaCl रहेगा, उसमें से 8 ग्राम। पहले तुमने अगर ग्लास में 8 ग्राम NaCl ले लिया और ऊपर से 100 ml वाटर डाला तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो 8 ग्राम जब उसमें डिसॉल्व होगा 100 ml वाटर में तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर वो 100 ml नहीं रहेगा, वो 101, 102 ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा। समझे क्या? सोचो, लॉजिकली सोचो। बचपन में ही अपन ने कहानी पढ़ी हुई है कौवे की, तो पत्थर फेंकता है मटके में और पानी फिर ऊपर उठता है। ठीक है, ये उसमें चलो पत्थर तो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। सोचो, एक ग्लास को पूरा पानी से भर दो और उसमें 2 चम्मच चीनी डालो, वो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा क्या? क्यों ओवरफ्लो हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका। सवाल ही नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए 8 ग्राम नमक लेकर उसमें 100 ml वाटर ऐड कर देना, नो, दैट इज रॉन्ग। टोटल 100 ml रहना चाहिए और उसमें से 8 ग्राम NaCl रहना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे 8%। अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में अपन ने क्या किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में अपन ने क्या किया, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में अपन ने सिर्फ वाटर निकाला, सिर्फ वाटर निकाला, इसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ वाटर निकाला। तो सपोज अभी 50 ml ही वाटर बच गया है ना,
तो ये हो गया अभी 16%। ठीक है। और एसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में अपन ने क्या किया, सिर्फ NaCl निकाला, इसको हाथ ही नहीं लगाया, वाटर को हाथ ही नहीं लगाया, तो ये हो गया 4 ग्राम। लेट अस अज्यूम सिर्फ NaCl निकाला तो अभी 4 ही ग्राम NaCl बच गया, ये हो गया 8%। तो अपन ने जिस कंडीशन से शुरुआत किए थे उसी कंडीशन पे आके रुक गए, हाँ वॉल्यूम जरूर कम हो गया है, पहले 100 ml वॉल्यूम था, अभी 50 ml ही वॉल्यूम बच गया है। आई एडमिट, आई एग्री, बिल्कुल 100% एग्री, पर कंसंट्रेशन तो उतना का उतना ही रह गया। और एनसीईआरटी ने लिख के रखा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है इट इज प्रेजेंट, इट हैज बीन इवॉल्व्ड, क्यों रहता है अपने बॉडी में ये, टू कंसंट्रेट यूरिन, टू कंसंट्रेट द यूरिन। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए पानी का अमाउंट कम करते जाना पड़ेगा। पहले किया अपन ने पानी का अमाउंट कम, पहले अपन ने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, विस्कस सोल्यूशन बनाया, देखो पतला हुआ है कि नहीं, लेकिन बाद में फिर NaCl को निकाल के उसको फिर से अपन ने उतना ही डाइल्यूट कर दिया। तो कैसे क्या एनसीईआरटी बोल सकती है कि इसका फंक्शन टू कंसंट्रेट यूरिन है? बिल्कुल इसका फंक्शन टू कंसंट्रेट यूरिन है 100%। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका फंक्शन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ही है 100%, कोई डाउट मत रखना उसमें। ऐसे कैसे कुछ भी बोल रहे हो सर आप, कंसंट्रेट कैसे हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है सिर्फ। यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ना, ठीक है, सॉल्वेंट का कम होना मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम करना। हाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंसंट्रेशन तो उतना ही है ना। पहले डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ कंसंट्रेशन कम, असेंडिंग में फिर से बढ़ते गया। वाटर का, हाँ वाटर का, यूरिन का नहीं। यूरिन का पहले डिसेंडिंग में बढ़ते गया कंसंट्रेशन, देखो, और असेंडिंग में फिर से कम होते गया। यूरिन की अगर बात करोगे तो, वाटर की बात करोगे तो डिसेंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम होते गया और असेंडिंग में बढ़ते गया। कैसे बढ़ा, इधर भी 50 इधर भी 50। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन अल्टीमेटली उस सोल्यूशन का, उस फिल्ट्रेट का, उस प्री यूरिन का जितना पीसीटी में था, पीसीटी से जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में घुसा तब उतना ही असेंडिंग लिम्ब से पार होने के बाद है। तो क्या ही फर्क पड़ा कंसंट्रेशन में, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। काय को एनसीईआरटी ने लिख के रखा है कि इसका फंक्शन टू कंसंट्रेट यूरिन है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना? समझ में आएगा कैसे जब तक बताया ही नहीं है तब तक। और तुमको लगता है क्या कि मैं आज की क्लास में इतनी गजब की चीज बता दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। 1-2 दिन तड़पना तो बनता है बॉस, है ना, थोड़ा तो तड़पना पड़ेगा अपने को। एनसीईआरटी पढ़ना मत प्लीज, कि अभी मतलब जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है उनका टेंशन नहीं है, लेकिन जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, जो इंटरेस्ट देकर सुनते हैं लेक्चर, उनको इंटरेस्ट आ सकता है कि अरे हाँ यार इसमें तो कंसंट्रेशन हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों लिख के रखा है एनसीईआरटी ने। गजब की चीज है, मस्त मैकेनिज्म है बहुत, क्या करती है अपने बॉडी, ये अपने को पता चलेगा अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।